अबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर के अंदर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बाद अब बात करते हैं बायोकेमिकल एडाप्टेशन। ये बायोकेमिकल एडाप्टेशन आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर टेम्परेचर अबायोटिक फैक्टर पढ़ते वक्त आपको एक लाइन इसके बारे में मिलेगी, बायोकेमिकल एडाप्टेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझें। बायोकेमिकल एडाप्टेशन देखिए, आपने ऑल्टीट्यूड सिकनेस में समझा कि जब हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो चलिए, तो हाइट का कॉन्सेप्ट था, तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस समझा। अब आपको कहाँ जाना है? अब आपको ओशियन में डाइव करना है, समुद्र में डाइव करना है। ओशियन में जब आप डाइव करेंगे और ओशियन की गहराई में यदि लगातार आप नीचे होते जाएं, तो गहराई में जाते हुए जो प्रेशर है वो आपकी बॉडी पर एग्जर्ट हो जाएगा। मतलब गहराई में जाने पर प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। आप जितनी गहराई में जाएंगे, पूरा ओशियन मिलकर आपके ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब जरा सोचिए, यदि मैं आपको ऑक्सीजन मास्क भी दे दूं और लगातार कहूं कि भाई ऑक्सीजन की तो चिंता ना करें, बस आप गहराई में बनते जाएं, तो एक टाइम के बाद में आपकी बॉडी पर इतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि वो आपकी रिब्स को तोड़ देगा, आपकी बॉडी का पापड़ बना सकता है। बता दूं मैं आपको, इतना खतरनाक क्रशिंग प्रेशर होता है गहराई में जाने पर। इवन यदि मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो सबमरीन होती हैं, सबमरीन जो पनडुब्बियां होती हैं, सबमरीन्स, वो भी एक निश्चित गहराई के बाद में नीचे जाना बंद कर देती है। उनका भी एक डेप्थ लेवल होता है। देखिए, सबमरीन बनी है मेटल की, यदि वो भी लगातार गहराई में नीचे बनती जाए तो उनके ऊपर इतना प्रेशर लगेगा कि वो प्रेशर उस सबमरीन को कोलैप्स करा देगा, उसका पापड़ बना देगा। तो आप जरा सोचिए, जो मेटल्स को क्रश कर सके, जो आपकी बॉडी को क्रश कर दे, ऐसे हाई प्रेशर वाले एरिया में जहाँ पर क्रशिंग प्रेशर है, वहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिलना असंभव है। लेकिन जो मरीन बायोलॉजिस्ट हैं, ओशियनिक जो ओशियन में वर्क करते हैं, ओशियन बायोलॉजिस्ट, उन्होंने ऐसे क्रशिंग प्रेशर में भी ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप की फिशेस मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टिब्रेट्स मिलते हैं। तो इतने खतरनाक क्रशिंग प्रेशर में ये इन्वर्टिब्रेट्स और ये फिश कैसे सरवाइव कर लेती हैं? क्योंकि उनके पास है बायोकेमिकल एडेप्टेशन। यही ज्यादा बायोकेमिकल एडेप्टेशन। देखिए, ये जो फिश है, ये अपनी बॉडी के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल्स और एंजाइम का रखती हैं। ये केमिकल है ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड। ये एंटी प्रेशर काम करता है, मतलब बॉडी पर प्रेशर पड़ेगा और जो हाई प्रेशर है वो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, उनको एंजाइम को डीनेचर्ड कर सकता है। देखिए, एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर्ड हो जाते हैं, हाई प्रेशर पर भी एंजाइम्स के बॉन्ड टूट सकते हैं, से डीनेचुरेशन हो जाता है। तो हाई प्रेशर को ये TMO ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके अलावा लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम होता है, ये हाई प्रेशर को न्यूट्रलाइज करके एंजाइम्स को सुरक्षित करता है, सेफ करता है। सीरीन फोस्फोइथेनॉल एमाइन ये भी इसी तरीके से काम करता है। तो ये सब जो आपको केमिकल्स दिखाई दिए हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हाई प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तब जाकर ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश डेप्थ में क्रशिंग प्रेशर वाले एरिया में आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। ये जो ट्राइमिथाइल अमीनो ऑक्साइड होता है, ये हाईली वॉलेटाइल होता है। जब आप फिश को बाहर निकालेंगे तो उसमें से बदबू जो आती है, स्मेल, वो उसके पीछे ये ट्राइमिथाइल अमीनो ऑक्साइड ही वजह होती है। इसके अलावा देखिए, ये तो बायोकेमिकल अडेप्टेशन है। वैसे डेप्थ में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशन भी करके रखते हैं। वो कैसे? अब जरा सोचिए, यदि कोई गहराई में रह रही है फिश,
उसे पता है कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रेशर पड़ेगा, तो उसकी बॉडी को वो खतरनाक प्रेशर किस में कन्वर्ट कर सकता है? पापड़ में। तो उससे पहले कि प्रेशर बॉडी को पापड़ बनाए, उन्होंने मॉर्फोलॉजी अपनी पापड़ जैसी बना ली। गहराई में मिलने वाली फिश आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेंगी, इस तरीके से वहां पर दिखाई देंगी, फ्लैट रहती हैं, देयर इज नो कैविटी, और सॉलिड रहती हैं, मतलब बॉडी के अंदर कहीं पर कोई गैप नहीं रखा जाता, कैविटी नहीं रखी जाती, सॉलिड फिश होगी, छोटी होगी लेकिन भारी फिश होंगी, और अपने स्केलेटन को फ्लैक्सिबल एंड फ्लबी बनाकर रखती है। जब वो मेटल को मोड़ सकता है, तोड़ सकता है प्रेशर, तो वो स्केलेटन तो आसानी से ब्रेक कर सकता है, इसलिए स्केलेटन को फ्लैक्सिबल और फ्लबी बना कर रखती है। तो बॉडी को फ्लैक्सिबल फ्लबी बनाया, ये बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है, ध्यान रखें, और उसके अलावा अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लैट किया, ये है मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। और बॉडी के अंदर इन केमिकल्स को स्टोर करके रखा जो कि प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ये कहलाते हैं बायोकेमिकल एडाप्टेशन। ध्यान रखना है, बायोकेमिकल एडाप्टेशन। इसके अलावा बायोकेमिकल एडाप्टेशन में बड़ा अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांट डाइवर्सिटी से आता है, वह है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं क्योंकि उनके पास ब्रांच लिपिड चेन होती है, लिपिड चेन मेम्ब्रेन के अंदर, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। तो सेल वॉल के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड और लिपिड लेयर का, फॉस्फोलिपिड लेयर का ब्रांच्ड चेन होना, ये एक बायोकेमिकल एडाप्टेशन है इन आर्की बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना है। चलिए अब बायोकेमिकल एडाप्टेशन के बाद में बात करते हैं बिहेवियरल एडाप्टेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडाप्टेशन है बिहेवियरल एडाप्टेशन। जब ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकल भी कर चुका है, फिजियोलॉजिकल भी, बायोकेमिकल भी, लेकिन तब भी उसको प्रॉब्लम हो रही हो, तो तब वो हाई टेम्परेचर से या लो टेम्परेचर से बचने के लिए बिहेवियर में चेंज करता है। बिहेवियरल एडाप्टेशन इसको कहा जाता है। बिहेवियरल एडाप्टेशन के लिए एनसीईआरटी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल से हम बिहेवियरल एडाप्टेशन को अच्छे से समझते हैं। डेजर्ट लीजर्ड। डेजर्ट जो लीजर्ड होती है, जो डेजर्ट में रहने वाली लीजर्ड है, डेजर्ट लीजर्ड, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती है, तो वो बिहेवियरल एडाप्टेशन की हेल्प से अपने आप को बचाती है। कैसे? देखिए, डेजर्ट में कोई श्रबी ट्री है, तो ट्री के शेडेड पार्ट में, शैडो में वो पड़ी है, शैडो में खड़ी है, शैडो में है, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? लंबे टाइम तक छाया में रहने से, शेड में रहने से उसकी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा। सपोज करो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ये रहे, और जैसे शेड में गई तो शेड में नॉर्मल से नीचे चला गया। जब नॉर्मल से टेम्परेचर नीचे चला जाएगा तो उसको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा कि उसके एंजाइम हो सकते हैं वो इनएक्टिव हो जाए। तो इससे बचने के लिए वो क्या करती है? धूप में जाती है, धूप में, सन में जाती है, सन लाइट में, और वहां पर बास्क करती है। बास्क मतलब सिकाई, सन बाथ, बास्किंग करेगी। जब वो बास्किंग करती है धूप में तो उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, शूट अप, फिर नॉर्मल पर आता है, लेकिन लंबे टाइम तक धूप में रहने से फिर और ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने पर उसको लगता है कि कहीं बॉडी के जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड ना हो जाए, तो फिर धूप से वो फिर ट्री की शेड में आती है, शेड में आने पर फिर ड्रॉप हो जाता है, फिर धूप में जाती है बास्क करने के लिए, फिर ज्यादा बढ़ जाता है। तो कभी तो शैडो में और कभी सनलाइट में बास्क करना, ये आना जाना जिसकी वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह पा रहा है, इसको बिहेवियरल एडाप्टेशन कहते हैं। यही है बिहेवियरल एडाप्टेशन। आप कहिए कर क्या रही है? कभी तो धूप में और कभी शैडो में, कभी छाया में, तो ये है बिहेवियरल एडाप्टेशन। डेजर्ट लिजर्ड बिहेवियरल एडाप्टेशन करके अपने आप को बचा लेती है। रात के टाइम में जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो वो बर्रो बनाकर, बिल बनाकर सैंड में चली जाती है। तो इस तरीके से डेजर्ट लिजर्ड एग्जाम्पल है बिहेवियरल एडाप्टेशन का। अब देखिए, इसके अलावा तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एनसीईआरटी ने नहीं दिया लेकिन वो एग्जाम्पल इससे जुड़ा हुआ है। वो कौन सा? वो देखिए,
देखिए इंडिया में जो चंबल रिवर फ्रंट है पूरा, वो फेमस है घड़ियाल के लिए। घड़ियाल के लिए फेमस है चंबल वाला। तो देखिए जिस रिवर के अंदर क्रोकोडाइल या घड़ियाल मिलते हैं, उस रिवर के आसपास यदि आप जाएंगे तो वो खतरनाक माना जाता है। क्यों? देखिए जो घड़ियाल, क्रोकोडाइल होते हैं, ये एलिगेटर होते हैं, ये पानी के अंदर बने हुए हैं, पानी के अंदर है। पानी में लंबे टाइम तक रहने पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। क्योंकि ये रेप्टाइल है तो रेगुलेट तो कर नहीं सकते, तो बॉडी का टेम्परेचर जब गिरने लगता है तो इनको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये रिवर से बाहर निकलकर रिवर के किनारे वाले पार्ट में, बैंक्स में आ जाते हैं, जो कि रिवर का किनारे वाला झाड़ी वाला श्रबी एरिया होता है। उन श्रब के बीच में जाकर अपना बास्किंग करते रहते हैं। और जब बास्किंग करते हुए इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो तब सीधे रिवर में जाकर पड़ जाते हैं। तो कभी तो रिवर में रहते हैं, कभी रिवर के बाहर, कभी रिवर के बाहर तो कभी रिवर में। ये क्या है? ये है बिहेवियरल एडेप्टेशन। यदि आप ये कहें कि चंबल रिवर के दोनों साइड में आप दीवार खड़ी कर दें, तो आप ध्यान रखें आप उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म का नेचर नहीं जानते। ऐसे एरिया में, ऐसी रिवर में जहाँ पर क्रोकोडाइल, घड़ियाल या एलिगेटर्स मिलते हैं, वहाँ पर रिवर को कंजर्व करने के साथ साथ किनारों को भी कंजर्व करना पड़ता है। क्योंकि ये स्पीसीज केवल पानी में ही नहीं रहती, ये पानी के बाहर किनारों पर, रिवर के किनारों पर भी रहती है। तो इसलिए उस एरिया को भी कंजर्व करना पड़ता है। तो इसलिए चंबल जो है वो फेमस जो है सेंचुरी के नाम से है, घड़ियाल सेंचुरी के नाम से पूरे इंडिया में फेमस है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखें, आप घड़ियाल को ये कहेंगे भाई या तो पानी में रहे या वाटर या बाहर रहे, या तो वाटर में, पानी में रहे रिवर के अंदर, या फिर किनारे पर रहे। तो यदि ऐसी कंडीशन करेंगे तो घड़ियाल की डेथ कंफर्म है। तो वो कभी पानी में, कभी पानी से बाहर। ये क्या है? बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो दो मैंने आपको नेचर के अंदर एग्जाम्पल बताए, एक तो डेजर्ट लिजर्ड जो कि एनसीईआरटी के अंदर है, दूसरा मैंने आपको घड़ियाल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स के बारे में बताया। चलिए अब इस बिहेवियरल एडेप्टेशन को हम अपने पर लेते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में जब आप जो है कोचिंग के लिए जाते हैं या बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तब आपका चलने का तरीका, जून में, मई और जून के महीने में, समर सीजन में आपके चलने फिरने का तरीका, दोनों सीजन में अंतर होता है। सर्दियों में आप कैसे चलते हैं? ऐसे शोल्डर कर लिए, ऐसे कर लिया, ऐसे, या अपनी पॉकेट में हाथ रख दिए। अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि सर्दी में आप जानते हैं कि हीट कम से कम बाहर जाए, गर्मी में आप ऐसे खुले रहते हैं। तो ये क्या है? यदि आपको कोई ऑब्जर्व करे तो कहेंगे कि भाई सर्दियों में अलग तरीके से चलना फिरना होता है और गर्मियों में अलग तरीके से। बिहेवियरल एडेप्टेशन। कभी आपने सुना है कि मई जून में कोई आदमी ये कह रहा हो कि बहुत गर्मी पड़ रही है? भाई ऐसा नहीं है। सर्दियों में अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। इवन ये तो चलो आपकी बात हुई जागते हुए की, सोते हुए भी यदि मैं आपका मई और जून में सोते हुए का फोटो लें 12-1 बजे रात में, और दिसंबर और जनवरी में फोटो लें सोते हुए का, दोनों को देखें, आपको बिहेवियरल एडेप्टेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। सर्दियों में आप अपनी बॉडी को श्रिंक करके सोते हैं, बिल्कुल रिड्यूस करके सोते हैं, जबकि गर्मी में बिल्कुल फैल कर सोते हैं। जानते हैं कि गर्मी के सीजन में बॉडी से हीट जाए तो सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि सर्दियों में आप अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम जो है हीट बाहर जाए। तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशन है जिसमें हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल भी लिया। देखिए बिहेवियरल एडेप्टेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। बिहेवियरल एडेप्टेशन, ये बिहेवियरल एडेप्टेशन, एक है माइग्रेशन और दूसरा है सस्पेंशन। दोनों को एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। माइग्रेशन, स्केप इन प्लेस, सस्पेंशन, स्केप इन टाइम। ये 2 दिए हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा हिली स्टेट है, उसके किसी एरिया में, रूरल एरिया में एक कोई विलेज है, सपोज करिए रूरल एरिया है, पूरा का पूरा एक विलेज है, आइसोलेटेड सा विलेज है, गुलमर्ग साइड में है समझो आप। जम्मू एंड कश्मीर में कोई जो है विलेज है, कश्मीर साइड में, गुलमर्ग साइड में। उस विलेज के अंदर लगभग जो है 100 फैमिलीज रहती है, 100 फैमिलीज है, 100 घर हैं, फैमिलीज है।
अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर मतलब अक्टूबर नवंबर में उन्हें पता लग जाता है कि अब हमारे यहाँ पर विंटर्स आने हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर की जो विंटर्स होती हैं बहुत खतरनाक होती है, बर्फ पड़ती है, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर लैंड जो होती है, खेती की जो ज़मीन होती है एग्रीकल्चर लैंड, वो पूरी बर्फ़ से कवर हो जाती है। बर्फ़ से कवर हो जाएगी तो कुछ खेती बाड़ी नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में उस विलेज के 100 जो फैमिलीज़ हैं उनमें से 50 फैमिलीज़ 50 परिवार वालों ने क्या सोचा कि दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फैब 4 महीने में हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एग्रीकल्चर लैंड कवर्ड हो जाएगी स्नो से, घर में पड़े रहना है, खाते पीते रहेंगे। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, अपने विलेज को छोड़कर चले जाते हैं कुछ समय के लिए और इधर आ जाते हैं नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इधर आकर जो है क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ्स को सेल कर लेंगे, गर्म कपड़ों को सेल कर लेंगे, कुछ पैसा भी कमा लेंगे और उसके बाद में फिर 4 महीने बाद जैसे फैब का महीना लास्ट आएगा तो मार्च में या फैब के लास्ट में वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया बता सकते हैं आप? उन्होंने उस हार्श कंडीशन में जगह को छोड़कर चले गए। स्केप इन प्लेस कहते हैं, एनसीईआरटी कहती है इसको, स्केप इन प्लेस। प्लेस जगह को छोड़ देना, इसी को कहते हैं माइग्रेशन। ये मैंने सिंपल एग्जांपल इसलिए लिया कि आप देखते हैं कि सर्दियों में पहाड़ी एरिया से लोग आ जाते हैं, 3-4 महीने यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, उसके बाद में फिर वापस अपने गांव लौट जाते हैं। देखिए 50 फैमिलीज ने ये काम किया, तो उन्होंने तो माइग्रेशन ऑप्ट किया, मतलब स्केप इन प्लेस। लेकिन जो 50 और फैमिलीज थी उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो अपना गाँव नहीं छोड़कर जाएंगे। तो उनसे कहा कि फिर गाँव नहीं छोड़ोगे तो यहाँ तो बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ेगी, कामकाज कुछ कर नहीं पाओगे। तो वो क्या करते हैं वो देखिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जितने भी उनके कैटल हैं, जितने भी लाइव स्टॉक हैं, गाय, भैंसे, बकरी जो भी रखते हैं, वो बफेलो, गोट, काऊ, उन सबको अपने अंडरग्राउंड जो रहता है उनके यहाँ पर बेसमेंट जो बनाकर रखते हैं वहाँ पर रख लेते हैं। उनके लिए 3-4 महीने का इकट्ठा चारा रख लेते हैं कि भाई 4 महीने का फोडर जो है रख लेते हैं, स्टॉक लगा लेते हैं। और अपना ऊपर अपने दरवाजे खिड़की सब बंद करके अपने लिए भी 3-4 महीने का फूड इकट्ठा करके और 4 महीने चुपचाप घर में रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, सोते रहते हैं, जानवरों को चारा डालते रहते हैं और दूध अपना पीते रहते हैं। ऐसा करते हैं। बाहर कोई नहीं जाएगा, कोई एनिमल्स बाहर नहीं जाता, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। 4 महीने उन्होंने क्या किया, एक तरीके से बस उस 4 महीने को निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं। स्केप इन टाइम कहते हैं इसे, स्केप इन टाइम। भाई बुरा समय है, समय को पास कर लो, स्केप इन टाइम, जिसे कहते हैं सस्पेंशन। तो ध्यान रखें, कंडीशन हार्श होने पर कुछ ऑर्गेनिज्म तो जगह को छोड़कर चले जाते हैं और फिर नॉर्मल कंडीशन होने पर वापस आ जाते हैं। इसे कहते हैं स्केप इन प्लेस, माइग्रेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म वहीं पर रहकर इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिविटीज करना बंद कर देते हैं, इसे कहते हैं स्केप इन टाइम, सस्पेंशन। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसकी हेल्प से समझाया, लेकिन नेचर में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और कहाँ मिलता है ये, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन अपनी जगह को छोड़कर कुछ समय के लिए चले जाना, फिर वापस आना होता है माइग्रेशन। याद रखें, वापस आना जरूरी है। तो इसमें माइग्रेशन 3 तरह का दिखाया है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन, पीरियोडिक माइग्रेशन। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन में पहला एग्जांपल है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न को समझें, बड़ा ही खास है आर्कटिक टर्न। देखिए आर्कटिक जो टर्न है ये रहती है आर्कटिक एरिया में, और आर्कटिक एरिया किसको कहते हैं, नॉर्थ पोल को। नॉर्थ पोल वाला जो एरिया है उसे आर्कटिक टर्न कहा जाता है, आर्कटिक कहा जाता है। और वहां पर रहने वाली जो बर्ड है उसे आर्कटिक टर्न कहते हैं। स्मॉल साइज की बर्ड होती है और ये बर्ड हर साल विंटर सीजन में लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम में आर्कटिक को छोड़कर एंटार्क्टिका चली जाती है। कमाल की बात है, ये बर्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर माइग्रेशन करती है।
कितना लंबा माइग्रेशन करती है। देखिए इसको आप समझें, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है ग्लोब अर्थ और ये है इक्वेटर 0 डिग्री, आप जानते हैं। ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल वाले पार्ट को, एरिया को आर्कटिक कहा जाता है, आर्कटिक। ये है साउथ पोल। एंटार्क्टिका कहते हैं, साउथ पोल एंटार्क्टिका। अब ये जो बर्ड है आर्कटिक टर्न, ये कहां रहती है? ये रहती है यहां पर। यहां से ये बर्ड हर साल माइग्रेट करके जाती है यहां पर, लगभग 18,000 किलोमीटर उड़कर जाती है, 18,000 किलोमीटर, और फिर जब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो वापस आ जाती है। तो इस तरीके से आर्कटिक टर्न का, क्योंकि 18,000 किलोमीटर का डिस्टेंस एक साइड से पार करती है, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन कहते हैं। यहां पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी बर्ड है जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करती है, तो आंसर है आर्कटिक टर्न। ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन किन 2 जगह के बीच में होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका के बीच में। और पॉइंट ये आता है कि कौन से मंथ में ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, तो बता दें आपको, अक्टूबर के महीने में, मतलब ऑटम सीजन में ये चली जाती है साउथ पोल, और स्प्रिंग सीजन में वापस आ जाती है, फैब के महीने में वापस आ जाती है। कई बार ये भी रहता है बच्चे के दिमाग में कि साउथ पोल पर भी तो ठंडा है, नॉर्थ पोल पर भी ठंडा है, तो एक ठंडे एरिया से दूसरे ठंडे एरिया में जा रही है। अर्थ के ऊपर जब नॉर्थ पोल पर ज़्यादा ठंडा होता है तो साउथ पोल पर नॉर्थ पोल के कंपैरिजन में कम ठंड होती है, और जब साउथ पोल पर ठंडा रहता है ज़्यादा तो उस टाइम पर नॉर्थ पोल में कम ठंड होती है। अर्थ के ऊपर ठंडा और गर्मी का एनवायरनमेंट एक साथ नहीं होता। नदर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडा तो सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, जब सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा तो नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, या ऑस्ट्रेलिया या यदि मैं बात करूं इंग्लैंड, दोनों में इन्वायरमेंट बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट चलता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले जो क्रिसमस है वो विंटर सीजन में नहीं, समर सीजन में बनाते हैं, क्योंकि वहां पर दिसंबर और जनवरी का मतलब समर सीजन होता है। तो चलिए, यहाँ पर ये तो ज्योग्राफी की बात थी, आर्कटिक टर्न हुआ। अब साइबेरियन क्रेन है दूसरा। साइबेरियन क्रेन आते हैं साइबेरिया से। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया रशिया से आते हैं। ये भी लगभग 5,000 किलोमीटर का ट्रैवल करते हुए पहुंचते हैं इंडिया के राजस्थान स्टेट के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया है इसको कहते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, घाना बर्ड सेंचुरी या केवलादेव नेशनल पार्क। ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी और केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जो फेमस है, यहाँ पर हम हर साल साइबेरियन क्रेन फॉरेन विजिटर को होस्ट करते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो याद रखें, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन है आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। अब नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कैरिबाउ एल्क, ये कैरिबाउ और जो एल्क है दोनों डियर फैमिली के मेंबर हैं। ये बहुत बड़े साइज के डियर होते हैं, आप इसलिए इनको नहीं जानते क्योंकि एशिया में ये बहुत कम मिलते हैं, ये ठंडे एरिया में मिलते हैं, ये कनाडा एंड नॉर्थ यूरोप में मिलते हैं। मतलब ये समझे जैसे नील गाय होती है ना, नील गाय के सर पर आप 12 सिंगा के सींग को तोड़कर लगा दो तो बन जाएंगे एल्क एंड कैरिबाउ। इनका बहुत ही क्लोज रिलेटिव होता है रेंडियर। रेंडियर जो होता है वो इनका क्लोज ही रिलेटिव है। कैरिबाउ, एल्क, बाइसन ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। बड़े साइज का बफेलो भैंसे जैसा होता है बाइसन, वेल, ये सब शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं। देखिए, एल्क और कैरिबाउ पहाड़ों पर रहते हैं और जब वहां पर हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो ग्रासलैंड स्नो से कवर हो जाते हैं। जब स्नो से कवर्ड हो जाते हैं तो अपने फूड की तलाश में ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, नीचे साइड में, तो इसको शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन कहते हैं। तो याद रखें,
बाइसन भी फूड के लिए ऊपर से नीचे आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और वेल भी एक जगह से दूसरी जगह फूड के लिए ट्रैवल करती है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन दो वजह से होते हैं। एक तो टेम्परेचर वजह है, क्योंकि वजह वहां पर टेम्परेचर बहुत लो हो गया है तो सुटेबल टेम्परेचर की ओर जा रहे हैं, और दूसरा फूड की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर यदि लो हो जाएगा तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए इन दोनों को थर्मल माइग्रेशन भी कहा जाता है। थर्मल माइग्रेशन में ये आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, कैरिबाउ, एल्क, बाइसन, वेल, साल्मन फिश, ये सब आ जाती हैं। तो थर्मल माइग्रेशन याद रखें, मतलब टेम्परेचर की वजह से। पीरियोडिक माइग्रेशन ये हर साल नहीं होता, 4 to 5 ईयर्स के डिफरेंसेस पर होता है। आप सुनेंगे, पेपर में भी आप पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की ओर से हमारे राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में, बाड़मेर की साइड में लोकस्ट का, टिड्डी का अटैक हो गया है। अब टिड्डी आ गई है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, पेस्ट कंट्रोल वाले एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो लोकस्ट होती हैं टिड्डी, ये आर्मी की तरह चलती हैं। यदि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो ये क्रॉप को पूरी तरीके से वैनिश कर देती हैं, और ऐसी कंडीशन में फेमाइन के चांस, भूखमरी के चांस भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से 4 या 5 साल में एक बार आपको खबर मिलेगी कि इंडिया में टिड्डी का अटैक पाकिस्तान की ओर से हो गया है। तो लोकस्ट टिड्डी पीरियोडिक है, ये केवल फूड के लिए होता है, याद रखें, जबकि ये दोनों टेम्परेचर की वजह से होते हैं। सो एस्केप इन प्लेस हो गया, माइग्रेशन। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं जो जगह को नहीं छोड़ते, बस टाइम को पास करते हैं। बुरा समय है, उसको अपने को निकालना है, जिसे कहते हैं सस्पेंशन, एस्केप इन टाइम। तो इसमें सबसे पहला आता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में एग्जांपल है पोलर बेयर का, पोलर बेयर, और दूसरा है नॉर्थ ग्राउंड स्क्विरल। नॉर्थ ग्राउंड स्क्विरल भी माइग्रेशन, ये हाइबरनेशन करती है। ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स लाइक रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस भी हाइबरनेशन करते हैं। देखिए सर्दी का टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है, लो टेम्परेचर हो गया है। ऐसी कंडीशन में या तो ऑर्गेनिज्म सोचेगा कि भैया माइग्रेशन कर लें, चले जाएं जगह को छोड़कर, लेकिन ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जगह को छोड़कर नहीं जाते, ठंड से बचने के लिए अपने पास कुछ तरीके अपनाते हैं। अब अलग अलग तरीके हैं, यहाँ पर डिटेल में हम समझेंगे। पोलर बेयर, पोलर बेयर जो है, पोलर बेयर पोल्स पर रहता है, नॉर्थ पोल पर। नॉर्थ पोल पर वहीं रहता है जहाँ पर आर्कटिक टर्न रहती है। आर्कटिक टर्न तो माइग्रेशन करके चली गई। अब पोलर बेयर को जानता है पोलर बेयर कि आर्कटिक में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भयंकर बर्फ पड़ती है, लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन पोलर बेयर ने अपने आप को यहाँ पर रखने के लिए क्या तरीका अपनाया? ये हाइबरनेशन करता है, मतलब ये कहता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में हम कुछ हंटिंग करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, बस चुपचाप पड़े रहेंगे। तो इसलिए हाइबरनेशन में जाने से पहले ये 1 महीना लगभग अक्टूबर के महीने में इतना ज़्यादा हंट करता है कि खा खा कर अपना वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। जनरली पोलर बेयर 80 to 90 किलोग्राम के होते हैं, लेकिन हाइबरनेशन में जाने से पहले एक्सटेंसिव हंटिंग एंड एक्सटेंसिव फीडिंग की वजह से इनका वजन लगभग 350 किलोग्राम हो जाता है, 350 किलो का हो जाता है। और तब किसी केव में जाकर पत्थरों के बीच में चुपचाप 2-3 महीने के लिए सो जाता है। सोता तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे सोता है, 17-18 घंटे सोता है, रेस्ट वहीं पड़ा रहता है, बाहर निकल कर नहीं आता, क्योंकि विंटर में सो जाना है। इसलिए हाइबरनेशन इज ऑल्सो नोन एज विंटर स्लीप, इसको विंटर स्लीप भी कहा जाता है। पोलर बेयर 3 महीने के बाद में जब उठकर आते हैं तो इनका वजन लगभग 50 to 60 किलोग्राम रहता है। मतलब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आप ये कहेंगे तो मालनरिश्ड हो गया है, कुपोषण का शिकार तो नहीं हो गया है। फिर उसके बाद में नॉर्मल हंटिंग करते हैं और अपनी बॉडी को नॉर्मल कर लेते हैं। तो इस तरीके से पोलर बेयर इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन, ये हाई टेम्परेचर से बचने के लिए होता है।
हाई टेम्परेचर से बचने के लिए जो लंग फिश होती हैं और स्नेल होते हैं, ये पानी में नीचे चले जाते हैं, नीचे की साइड में चले जाते हैं, जिससे कि इनकी बॉडी से टेम्परेचर, इनकी बॉडी से वाटर लूज ना हो और सूख ना जाए, डेसिकेट ना हो जाए। तो इसको एस्टिवेशन, तो ये समर सीजन में होता है, इसको इसलिए इसको समर स्लीप भी कहा जाता है, समर स्लीप। इसको साउथ जो ग्राउंड स्क्वरल होती है वो करती है, जो गर्मी वाले एरिया में रहती है। तीसरा ऐसा है जो सर्दी और गर्मी, विंटर और समर दोनों में होता है। देखिए, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, समर स्लीप। और ये लो टेम्परेचर विंटर सीजन, हाई टेम्परेचर समर सीजन दोनों में होता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट को पोज कर लेता है, इसको डायापोज कहते हैं, डायापोज। अब आप खुद देखिए, खुद समझिए, सिंपल है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया है और आपको कहा कि भाई आप कमरे में रहें तो आप जीवित रहोगे। बाहर गए तो बाहर कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है, या तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है, बाहर जाते ही आपकी डेथ हो जाएगी। और आपका फूड ही तो बाहर है, मतलब आपको फूड ढूंढने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा। अब यदि बाहर नहीं जाओगे तो आपको भूख जो है लगेगी, जो हंगर है वो आपकी जान ले लेगी। कुछ ऐसा किया जाए कि आप बाहर ना जाएं तो आपको फूड नहीं मिलेगा और आपको हंगर भी ना लगे। एक्चुअली हंगर लगती क्यों है, भूख क्यों लगती है? बॉडी के अंदर लगातार ग्रोथ कर रही है बॉडी, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, तो बाहर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने पड़ते हैं। अब हो सकता है कि आप कभी लापरवाही करें, ना लें, तो बॉडी ने हंगर डेवलप किया है, आपको भूख लगने लगती है क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है। यदि आपके पास कुछ ऐसा हो कि आप अपने डेवलपमेंट को रोक लें तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा ही करते हैं। जू प्लैंकटन जिसका एग्जाम्पल है, जब ऑर्गेनिज्म को ये लगता है कि यदि इस टाइम पर फूड के लिए गए तो डेथ कंफर्म है, तो भूख को बंद करना है, तो अपने डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंडेड डेवलपमेंट इज नोन एज डायापोज। और पोज कर दिया है, रोक दिया है, और फिर चालू कब करेंगे? जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी को हम डायापोज कहते हैं, जो आपको जू प्लैंकटन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। किचन के अंदर, आपके किचन के अंदर डब्बे में सीड्स रखे हैं, चना रखा है, ग्राम सस्पेंशन में तो है, वो डायापोज ही तो किए बैठा है, डायापोज है। आपके डब्बे में रखा है, कुछ भी नहीं कर रहा, उसको निकाल कर आप पानी में भिगो कर रख दो, स्प्राउट बन जाएगा। ये क्या हुआ? क्योंकि उसे पता है कि डब्बे के अंदर कंडीशन अनफेवरेबल है, इसलिए अपने आप को डोरमेंसी इज एन एग्जांपल ऑफ डायापोज। थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स, एल्गी एंड फंजाई, डायापोज। इंतजार करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन आएगी तो तब जर्मिनेट करेंगे। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ डायापोज। तो इस तरीके से आप याद रखें सस्पेंडेड डेवलपमेंट। चलिए, अब इसके बाद में ये तो था हमारा बिहेवियरल अडेप्टेशन। आई होप कि आपको डिटेल में समझा दिया है और आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स। एनसीईआरटी का टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं, फ्रीक्वेंटली फ्रेम होते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले और नहीं करने वाले, उसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर टेम्परेचर हाई हो या लो हो, उनका इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, जैसे हम, मतलब मैमल्स रहता है, उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? यूरीथर्मल। मतलब जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो, मतलब बाहर का टेम्परेचर 40 तब भी अंदर का 37, बाहर का टेम्परेचर 25 तब भी 37, इन्हें कहते हैं यूरीथर्मल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट ना कर पाते हो इंटरनल, जैसा बाहर का हो जाता है ऐसा ही उनका अंदर का हो जाता है, उनको बोलते हैं स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल दूसरी कैटेगरी स्टीनोथर्मल है। ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी की जो सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखें, मतलब
उन ऑर्गेनिज्म को आप चाहे हाइपरसेलाइन सॉल्यूशन में डाल दो, चाहे हाइपो में डाल दो, उनकी बॉडी में ना तो वाटर जो है वो बाहर निकल कर आएगा एक्सोस्मोसिस, ना ही बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि वो अपनी सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। से उनको कहते हैं यूरी हेलाइन, उनको यूरी हेलाइन कहते हैं। जो अपनी बॉडी की सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन ना कर सके, मैनेज ना कर सके, उनको यदि आपने हाइपरसेलाइन में डाल दिया तो उनकी बॉडी से वाटर बाहर आ जाएगा, और यदि आपने उनको हाइपोसेलाइन में डाल दिया तो बॉडी के अंदर वाटर अंदर एंटर कर जाएगा। उनको स्टीनो हेलाइन कहते हैं। तो याद रखें। अब मैं कलेक्टिवली बात करता हूं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करके रखते हो और जो अपनी सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन को भी मैनेज करते हो, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, उन दोनों को मिलाकर रेगुलेटर्स कहा जाता है। तो अब आप समझे यूरी थर्मल और रेगुलेटर्स में अंतर है। जब आप यूरी थर्मल की बात करते हैं तो तब आप केवल टेम्परेचर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि थर्मो रेगुलेशन होगा, लेकिन जब आप रेगुलेटर्स की बात करते हैं तो तब दो चीज आ जाती है, थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। याद रखें। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थर्मो रेगुलेशन भी करना जानते हो, जो ओस्मो रेगुलेशन भी करना जानते हो, उनको कहते हैं रेगुलेटर्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म नेचर में बहुत कम है, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन करना एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। इसके बारे में बात करेंगे। कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन रेगुलेटर्स हैं? जो कि हम हैं, हम मैमल्स में आते हैं, तो मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं वो रेगुलेटर्स हैं। बर्ड्स, कुछ फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स हैं रेगुलेटर्स। जबकि कन्फर्मर्स में जो ना तो थर्मो रेगुलेशन कर सके और ना ही ओस्मो रेगुलेशन कर सके, स्टीनो थर्मल और स्टीनो हेलाइन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कन्फर्मर्स। और इसमें आता है 99% एनिमल्स, इसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, पॉरीफर्स, सिलेंट्रेट्स, ये सब आ जाते हैं, एंड लगभग 100% प्लांट्स। याद रखें, प्लांट्स कन्फर्मर्स होते हैं। यही वजह है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है एरिया टू एरिया, तो सबसे पहले वेजिटेशन चेंज होता है। कोई चेंज हो या ना हो, सबसे पहले वेजिटेशन चेंज होगा। आपको जो केरला में वेजिटेशन है वो मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, और जो मध्य प्रदेश में है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिलेगा। अब देखिए, जो रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स है, यदि बात करें तो आप इनको एक ग्राफ की फॉर्म में समझे। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन बनता है। इस ग्राफ को समझे आप। इस ग्राफ में नीचे एक्सटर्नल लेवल लिखा है और इधर लिखा है इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, और इंटरनल लेवल मतलब अंदर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अब यदि मैं बात करूं कि मुझे अपने लिए ग्राफ बनाना है, अपने लिए, मैमल्स के लिए मतलब, तो आप जानते हैं, आप कहेंगे सर 10 डिग्री से 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस, 10, 20, 30, 40, 50। आपकी एनसीईआरटी में जब ये डायग्राम मैंने देखा, और आप भी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो ग्राफ है ये एक्चुअली हमारे लिए तैयार किया है। कैसे? क्योंकि ग्राफ जो है वो आप जानते हैं जाएगा तो ऐसे कि एक्सटर्नल चेंज होता है, इंटरनल चेंज नहीं होता। इसलिए ये जो सीधी लाइन है किसके लिए? रेगुलेटर्स के लिए। कमाल की बात है, जो शुरुआत की गई है उसकी लाइन की, ये 40 से जस्ट नीचे से की गई है, मतलब 37 से की है। तो इंटरनल टेम्परेचर 37 कांस्टेंट, जबकि एक्सटर्नल चेंज होता जा रहा है, तो रेगुलेटर्स के लिए हुआ। और कन्फर्मर्स जैसा एक्सटर्नल ऐसा इंटरनल, तो उसके लिए आप खुद बताओ कैसा जाएगा? सीधी लाइन जाएगी ना। कन्फर्मर्स जैसा 10 बाहर का, अंदर का 10, बाहर का 20, अंदर का 20, तो सीधी लाइन कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो कन्फर्मर्स और ये जो रेगुलेटर्स, इसको कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। बात करेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स किसे कहते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करें यहां पर खास बात वो ये, देखिए, जब रेगुलेटर्स होना इतना बढ़िया है भाई, इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कहीं भी घूमते फिरो, चाहे केरल में रह लो, चाहे मध्य प्रदेश में रह लो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में रह लो,
जब इतना बढ़िया है रेगुलेटर्स होना, तो ये कन्फर्मर्स रेगुलेटर्स क्यों नहीं बन जाते? ये बात आती है, एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं बन जाते, इसको समझे। देखिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है कि ये जो रेगुलेटर्स हैं, या मैमल्स जो है वो रेगुलेटर्स हैं। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट फुल्ली सेटिस्फाइड है इस बात से कि मैमल्स के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, सबसे ज़्यादा कामयाब होने के पीछे वजह है उनका रेगुलेटर्स होना। मैमल्स रेगुलेटर्स होते हैं, इसीलिए वो आपको एंटार्क्टिका में भी रहते हुए मिलेंगे, एस्किमोस ट्राइबल्स, और वो आपको सहारा डेजर्ट में भी मिलेंगे। इतना ज़्यादा ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन और किसी का नहीं मिल सकता, बिकॉज मैमल्स दे आर रेगुलेटर्स, और इसीलिए मैमल्स को मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म माना जाता है। इस बात को इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं। अब इसमें नेक्स्ट यदि देखें तो रेगुलेटर्स होना जब बेहतर है, रेगुलेटर्स होना जब बेहतर है तो कन्फर्मर्स रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते? तो इसके पीछे वजह है कि रेगुलेटर्स होना मतलब हीट लॉस, हीट गेन को मैनेज करना एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, एनर्जी लगती है। ये एनर्जी के मामले में पुअर है बोल रहे हैं, ये एनर्जी के मामले में रिच है। अब आप खुद देख लो कामयाबी के पीछे क्या वजह है। भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? दो स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों स्टूडेंट जो हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज करिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ है, समझे आप इसको ध्यान से। अब एक स्टूडेंट लगभग 2.5 किलोमीटर दूर रहता है कोचिंग से, जहां रहता है जो रूम लिया है उसमें सीलिंग फैन है, छत का पंखा है, आता है बाइसिकल से आता है। जिस क्लासरूम में पढ़ता है उसमें एसी नहीं लगा हुआ है, ना तो घर में एसी है, बाइसिकल से आता है, और बाइसिकल से आने जिस क्लासरूम में बैठता है वहाँ पर भी एसी नहीं है। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो भी 2.5 किलोमीटर दूर रहता है, 2.5 किलोमीटर दूर रहता है, उसके रूम में एसी लगा हुआ है। वो एसी कार से आता है कोचिंग में, और उस कोचिंग में जिसमें पढ़ता है वहाँ पर एसी क्लासरूम है। दोनों स्टूडेंट इक्वली टैलेंटेड है, इक्वली डेडिकेटेड है अपने टारगेट को लेकर, इक्वली हार्ड वर्किंग है। दोनों में से किसकी बेस्ट रैंक आने की चांस है बताइए? उसके जिसके घर में सीलिंग फैन लगा हुआ है, जो बाइसिकल से आता है, जो नॉन एसी क्लासरूम में है, या उसके जिसके घर में एसी है, जो एसी कार से आता है, जो एसी क्लासरूम में बैठता है? ऑब्वियसली एसी क्लासरूम वाले के बढ़िया रैंक आने के चांस है। अब यहाँ पर आप जो है ये ना कहें कि नहीं सर वो मेहनती, देख लो आप खुद ही एग्जाम्पल। मैंने इसलिए पहले बोला कि दोनों स्टूडेंट इक्वली टैलेंटेड है, इक्वली डेडिकेटेड है। एसी वाला आवारा नहीं है, ध्यान रखें। जरा सोचिए कि जो सीलिंग फैन वाला है, जो बाइसिकल से आता है, जो नॉन एसी क्लासरूम में है, जब इन्वायरमेंट मई जून की गर्मी पड़ रही है, पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पाएगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिक्कत रहेगी, इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है। जबकि जो एसी वाला है, बाहर चाहे गर्मी हो सर्दी हो उसको तो मालूम ही नहीं है कि एसी की हेल्प से उसने इन्वायरमेंट कांस्टेंट कर रखा है। जब पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा, जब सोना चाहेगा सोएगा। इस तरीके से जो परफॉर्मेंस के चांस है बढ़िया, वो एसी वाले के ज़्यादा हो जाएंगे। कुल मिला के ये जो रेगुलेटर्स हैं, इनको नेचर ने, जो हमें एसी लगाया हुआ है हमारी बॉडी में, एसी, और उसका टेम्परेचर सेट कर दिया 37। इनके पास एसी नहीं है, नॉन एसी वाले हैं, इसलिए इनका बाहर का एनवायरनमेंट ऐसे अंदर का हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो बच्चा सीलिंग फैन वाला और बाइसिकल वाला और नॉन एसी क्लासरूम वाला है, वो एसी क्लासरूम, कार्स और एसी रूम क्यों नहीं ले लेता? पैसा, मनी। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि कन्फर्मर्स रेगुलेटर क्यों नहीं बन जाते? मनी नहीं, उस मनी को हम यहां कहते हैं एनर्जी। एनर्जेटिकली दे आर पुअर। कन्फर्मर्स के पास एनर्जी अवेलेबल कम है, ये एनर्जी के मामले में पुअर है। ये कहते हैं हीट लॉस, हीट गेन करा लो या फिर बॉडी को मैनेज करा लो, तो भैया बॉडी को ही कर लो, अपना सांस चलाते रहो। इनके मामले में रेगुलेटर्स दे आर एनर्जेटिकली रिच, ये एनर्जेटिकली रिच है। जब ये एनर्जेटिकली रिच है तो इसलिए इनके पास दोनों काम हो जाता है, सांस भी चलती रहेगी और हीट लॉस, हीट गेन को भी कर लेंगे।
तो अब इसका एग्जांपल सिंपल ले लें, एक आदमी ऑफिस में काम कर रहा है जहाँ पर एसी वेसी लगा हुआ है, एक आदमी ऐसा है जहाँ पर कूलर लगे हो, तो ऑब्वियसली एसी वाले व्यक्ति का वर्क परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर पॉइंट यही है कि कन्फर्मर्स एनर्जी के मामले में पुअर हैं, रेगुलेटर्स एनर्जी के मामले में रिच हैं, और थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है रेगुलेशन करने के लिए। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चा कई बार डाउट ये पूछता है, सर प्लांट्स में आपने बताया एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं ये ज़्यादा, प्रोड्यूसर तभी तो कहलाते हैं, रेस्पिरेशन तो कम है ना एनर्जी के मामले में, इसलिए पुअर ही माने जाते हैं अवेलेबल एनर्जी के मामले में। अब इस डायग्राम को फिर से देखिए, आपको समझ में आ गया रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स क्यों और कैसे। अब देखिए इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल आपको याद रखना है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफ बना देंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ए बी सी, फाइंड आउट दी ए बी सी। बहुत आसान है, सिंपल, सीधी लाइन रेगुलेटर्स, ये वाली लाइन कन्फर्मर्स, और ये वाली पार्शियल रेगुलेटर्स। यहां पर पार्शियल रेगुलेटर्स को हमें समझना है। पार्शियल रेगुलेटर्स देखिए, इसको समझे, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका इंटरनल जो टेम्परेचर है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है, वो सबसे बेस्ट वो काम करता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर बढ़िया काम करता है। और उस टाइम पर बाहर का इन्वायरमेंट, सपोज करिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 30 ही बना हुआ है, एक्सटर्नल क्या है 30 है। अब अचानक एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल 35 हो गया, नीचे एक्सटर्नल चलेगा, तो बॉडी ने कोशिश की और इंटरनल को 30 ही रहने दिया, इंटरनल मतलब रेगुलेट किया। इसके बाद में एक्सटर्नल शायद गर्मी पड़ने लगी ज़्यादा, हुआ 35, 40 पहुंच गया, 40, और पता लगा इसके बाद में उसकी डेथ हो गई। ध्यान से समझे, एक्सटर्नल 30, उस टाइम पे इंटरनल 30 बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एक्सटर्नल 35 हुआ, 30 मैनेज किया, रेगुलेट किया, कांस्टेंट करके रखा। 35 के बाद में, एक मिनट, 35 के बाद में यहाँ पर 40 आएगा, 40, और यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 40 और 45 पर डेथ हो गई, तो उस टाइम पर तो वो कन्फर्म हो गया। अब ऐसे ही लो टेम्परेचर की ओर चले, तो 25 हो गया लो, सर्दी पड़ी, विंटर सीजन, 30 मेंटेन किया, भाई ये तो रेगुलेटर है, 25 से 20 हुआ, और 20 से 15 हुआ, उसकी डेथ हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल लिया है हमने, अब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इस लेवल से लेकर इस लेवल तक तो है रेगुलेटर्स, और रेस्ट जो लेवल है इससे कम भी जाए कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स है, कन्फर्मर्स है, देख लें ध्यान से, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक्सटर्नल 30, इंटरनल 30 है, एक्सटर्नल 30 से 35 हुआ, इंटरनल 30 करने की कोशिश की, रेगुलेटर, 35 के बाद में 40, 45 डेथ हो गई, मतलब कन्फर्मर। 30 से कम हुआ 25, इंटरनल 30 मेंटेन किया, रेगुलेटर। 25 से नीचे 20, 15, 10, 5 डेथ, कन्फर्मर्स। इसका मतलब केवल इस रेंज में वो क्या है, रेगुलेटर्स, रेस्ट रेंज में वो क्या है, कन्फर्मर्स। तो क्या आप बता सकते हैं ये रेगुलेटर ज्यादा है, कन्फर्मर ज्यादा है? कन्फर्मर ज्यादा है। जब कन्फर्मर ज्यादा है और रेगुलेटर कम है, तो इसलिए तो इसको पार्शियल रेगुलेटर्स बोला गया है, पार्शियल रेगुलेटर्स। मैंने यहाँ पर बच्चे इस तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चा यहाँ पूछता है, आपके दिमाग में भी आएगा कि सर इसको पार्शियल रेगुलेटर की जगह पार्शियल कन्फर्मर्स क्यों नहीं बोला? बताओ पार्शियल कन्फर्मर्स कैसे बोल दोगे? क्योंकि ये कन्फर्मर्स ज्यादा है और रेगुलेटर कम है, इसलिए इसको पार्शियल रेगुलेटर बोलना ज्यादा सही है। अब आप खुद देखो, ये रेंज इसकी है, समझो आप 25 से 35 के बीच की, और 25 से नीचे क्या हो जाता है, कन्फर्मर्स, इसलिए कन्फर्मर को ज्वाइन किया है। और यदि मैं इस वाले पार्शियल रेगुलेटर के ग्राफ को आगे लेकर चलूं तो बताइए कहां जाएगा,
सीधा ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि 25 के बाद में 35 के बाद में क्या हो जाता है, कन्फर्मर्स। तो इसलिए इसको पार्शियल रेगुलेटर्स कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ लेवल तक रेगुलेट करते हैं, फिर फाइनली वो कन्फर्मर्स में आ जाते हैं। अब कई बार बच्चा ये कहता है, आपके दिमाग में भी आएगा, सर ट्रू सेंस में देखा जाए तो रेगुलेटर्स कोई हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि हम रेगुलेटर हैं, तो मैं आपको उठाकर भट्टी के ऊपर रख दूं, रेड हॉट 100 डिग्री सेल्सियस से क्या रेगुलेट कर लोगे? सुपरमैन थोड़े ही हो आप, 50 तक 55 तक बस। तो इसका मतलब हम भी तो पार्शियल रेगुलेटर हुए। देखिए अर्थ के ऊपर हमसे ज्यादा, मैमल्स एंड बर्ड्स से ज्यादा रेगुलेट करने का जो ब्रॉड रेंज है और किसी का नहीं है, इसे फाइनली हमें ही रेगुलेटर कह दिया है। ध्यान रखिए, तो सबसे ज्यादा ब्रॉड रेंज किसका है? मैमल्स एंड बर्ड्स का। हमसे कम इन पार्शियल रेगुलेटर्स का, और जिनका कुछ भी नहीं वो कन्फर्मर्स है। तो इसलिए याद रखें, ट्रिकी है बात यहाँ पर कि रेगुलेटर्स इसलिए बोला है कि रेगुलेटर्स होना ये नहीं कि किसी भी टेम्परेचर माइनस सब जीरो पर रह लेगा, 100 150 पर रह लेगा। सबसे ज्यादा ब्रॉड रेंज, सबसे ज्यादा एडजस्ट करने का जो रेंज है वो हमारा है, इसलिए हमें ही रेगुलेट, मैमल्स एंड बर्ड्स को रेगुलेटर्स बोल दिया है, और दूसरे पार्शियल रेगुलेटर्स कन्फर्मर्स। ग्राफ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और ओस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ये था टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। टेम्परेचर अबायोटिक फैक्टर के अंदर अब सबसे लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक। लेक के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन आप कम्युनिटी वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पर लेक के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ लाइट था, वो लाइट के बेसिस पर था। अब आप लेक को समझने जा रहे हैं, लेक स्ट्रैटिफिकेशन किसके बेसिस पर? टेम्परेचर के बेसिस पर। एक डीप लेक के अंदर यदि आप टेम्परेचर के बेसिस पर, एक डीप लेक के अंदर यदि आप टेम्परेचर के बेसिस पर देखें तो 3 जोन बन जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है उसे एपीलिम्नियन कहते हैं। उससे नीचे वाला जो मिडिल होता है मेटालिम्नियन कहा जाता है, और मेटालिम्नियन को थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। और सबसे डीप सबसे गहराई में जो होता है उसे हाइपोलिम्नियन कहा जाता है। तो 3 जोन बनते हैं, एपीलिम्नियन, मेटालिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन कहते हैं। अब इस स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर जैसे कि आपको पता लगा कि भाई कभी भी यदि लिम्नियन वाली बात आ जाए या एपीलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, थर्मोक्लाइन की बात आ जाए तो आपको याद रखना है कि ये लेक स्ट्रैटिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब एक लेक देखिए हमने समर सीजन में, फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये डल लेक है, डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो डल लेक समर सीजन में देखिए तो उसमें 3 जोन बन रहे हैं। सबसे ऊपर वाले को एपीलिम्नियन, बीच वाले को मेटा और सबसे नीचे वाले को हाइपोलिम्नियन। चलिए टेम्परेचर के हिसाब से देख लेते हैं। ये जो एपीलिम्नियन है इसका टेम्परेचर सपोज करिए 30 डिग्री सेल्सियस हो रखा है, समर सीजन है मई जून का, और मेटा का 20 डिग्री सेल्सियस और हाइपो का 10 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वाटर बॉडी में टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है 30, 20, 10 समर सीजन में। अब समर सीजन से लेक एंटर करेगी कौन से सीजन में? ऑटम सीजन में। ऑटम सीजन जस्ट बिफोर द विंटर सीजन। तो ऑटम सीजन में जब एंटर करेगी तो एपीलिम्नियन का टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होता जाएगा? कम। 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या कुछ खास होता है? 4 डिग्री सेल्सियस क्या वाटर के लिए खास है? बिल्कुल। इस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा
हाई होती है। यदि वाटर की डेंसिटी, ऊपर वाले आप लिम्नियन वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस और वो भारी है, हैवी है, तो वो कहाँ जाएगा? नीचे। और नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऑटम सीजन में टर्न ओवर होता है, याद रखें, मिक्सिंग होती है वाटर की। वाटर की क्या हो जाती है? मिक्सिंग होती है, पानी घूमता है। अब जरा सोचिए, नेचर के अंदर देखिए कमाल। अब जरा सोचिए यहां पर वो ये कि समर सीजन में ऊपर फाइटोप्लैंक्टन्स थे, फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स भी थे, डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स थे। उनकी डेथ हुई, डेड बॉडी नीचे इकट्ठी हो गई। नीचे इकट्ठी होने पर यहां पर डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया, तो न्यूट्रिएंट्स नीचे जमा है, न्यूट्रिएंट्स बॉटम में जमा है, जबकि प्रोड्यूसर ऊपर की साइड में लाइट वाले जोन में घूम रहे हैं। एक टाइम के बाद में वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब वो प्लांट कहते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स दो, आप कहेंगे भाई नीचे है, नीचे से ले लो, नीचे इकट्ठा हो रखा है डेड ऑर्गेनिक मैटर, वहीं पर न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो नीचे तो जा नहीं सकते। अब आपको लगेगा कि भाई न्यूट्रिएंट्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पूरी में यूनिफॉर्मली मिक्स कैसे करें? तो नेचर ने इसकी हेल्प से डंडा घुमा दिया है। देखिए ऐसे पानी को घुमा दिया है, तो इस तरीके से जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर जाता है टेम्परेचर, पानी भारी होता है, हैवी होता है, नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर जाता है। ऑटम सीजन में टर्न ओवर होता है, मिक्सिंग होती है, देयर इज नो स्ट्रैटिफिकेशन इन ऑटम सीजन। अब ऑटम सीजन परमानेंट थोड़ी रहेगा, ऑटम के बाद में किस में स्विच हो जाएगा? सीजन विंटर सीजन। विंटर सीजन में आप जानते ही हैं कि विंटर सीजन में जो ऊपर है वो जम जाएगी, डल लेक जम जाती है, तो ये बर्फ है। और टेम्परेचर हो गया इसका, सपोज करिए -5 डिग्री सेल्सियस। मेटालिम्नियन का टेम्परेचर हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस और हाइपो का 10 डिग्री सेल्सियस। कमाल की बात है, समर सीजन में भी 10 डिग्री सेल्सियस था हाइपो का, और विंटर सीजन में भी हाइपो का 10 है। दैट्स वाई हाइपोलिम्नियन के बारे में लिखा है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये कहना और भी ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये जोन हाइपोलिम्नियन अफेक्ट नहीं होता। गर्मी थी, समर था 10 डिग्री सेल्सियस, विंटर सीजन बाहर -5, तब भी 10। इसीलिए एक्वेटिक बॉडी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्दी से या गर्मी से बचने के लिए आइदर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन वो हाइपोलिम्नियन जोन के अंदर ही करते हैं। चलिए अब -5 हो गया है। -5 के बाद में जब यहां पर एंटर करेंगे, विंटर के बाद में क्या आएगा? स्प्रिंग सीजन। विंटर के बाद में जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो आप बताइए -5 से -4, -3, -2, -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस। फिर से 4 डिग्री सेल्सियस स्ट्राइक करेगा, पानी भारी होगा, नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगी मिक्सिंग, टर्नओवर होने से पूरी वाटर बॉडी में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लेक के अंदर दो सीजन जो होते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग, इनमें प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो याद रखें, मिक्सिंग ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन में और समर एंड विंटर सीजन में मिलेगा आपको थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन। इसलिए लेक के अंदर सबसे ज्यादा फिशिंग स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में ही की जाती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी फिश का नंबर ज्यादा होता है।